हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आप सब स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और अपनी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अब आप जुट चुके होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने थर्ड बैच में एडमिशन वो नहीं ले पाए थे और जिनको लगा था कि पहले हम और थोड़ा देख लें और फिर हम फोर्थ बैच में अपना एडमिशन ले लेंगे। तो स्टडी IQ IAS हिंदी अपना फोर्थ बैच लॉन्च करने जा रहा है, जो शुरू हो रहा है 22 अप्रैल से, जिसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोड लगाना है MB लाइव, और जैसे ही आप कोड लगाते हो MB लाइव, कोर्स की प्राइस करके हो जाएगी 18,999 रुपए। मैंने पिछले बैचों में भी आपसे ये कहा था कि अप्रैल अप्रैल और मई, ये 2 महीने ऐसे हैं कि अगर आपको 2024 में अपनी प्रिपरेशन करनी है और इससे ज़्यादा आप लेट हो जाते हैं तो फिर उतनी सुगमता के साथ अपनी तैयारी को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि अगर हम लोग चीज़ें जल्दी शुरू करें तो बहुत सुगमता रहती है हमको ख़त्म करने में, और जो परिणाम आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं वो परिणाम आपको मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है। अगर इससे ज़्यादा आप लेट होंगे तो हो सकता है उतनी सुगमता के साथ, उतने ईजी ऑफ माइंड से आप तैयारी अपनी नहीं कर पाएँ। तो ध्यान रखिए कि बैच की तारीख है 22 अप्रैल और आपको कोड कौन सा यूज़ करना है, कोड यूज़ करना है MB लाइव। हम लोग आपको याद होगा, हम लोग वॉल्केनो के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहे थे। ज्वालामुखी में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ज्वालामुखी के हमने बहुत सारे शंकु के प्रकार देखे, ज्वालामुखियों को कितने आधार पे हम लोग विभाजित कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। हम लोग आखिरी क्लास में बात कर रहे थे कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कुछ स्थल आकृतियों के बारे में बात कर रहे थे, और उन स्थल आकृतियों के बारे में हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। ज्वालामुखी कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनाता है। हमने देखा था कि जो ज्वालामुखियां स्थल आकृति हैं वो 2 प्रकार की बनाता है। पहली है अंतर्वेदी और दूसरी है बहिर्वेदी, या मैं इसको कह सकता हूं इंट्रूसिव, इसको कहा जा सकता है एक्सट्रूसिव। जैसे ही आप शब्द देख रहे हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, इन इन शब्द से बना हुआ है इंट्रूसिव, इन मतलब किसी के अंदर है वो, और एग्जिट से बना हुआ है एक्सट्रूसिव, मतलब वो बाहर है। किसके अंदर है और किसके बाहर है, तो ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये पृथ्वी की भूपर्पटी है, ये पृथ्वी का स्थल मंडल है, इसके नीचे अगर कुछ भी बन रही है, कोई भी स्थल आकृति, तो आप उसको क्या कहोगे, उसको आप नाम दोगे इंट्रूसिव। क्या नाम दोगे उसको? इंट्रूसिव। और वहीं कोई स्थल आकृति अगर बाहर आपको नजर आ रही है तो उसको आप क्या नाम दोगे? उसको आप नाम दोगे एक्सट्रूसिव। इसको अंतर्वेदी और इसको बहिर्वेदी हमने नाम दिए थे। जहां तक मुझे याद है हमने बहिर्वेदी एक्सट्रूसिव जो स्थल आकृतियां हैं वो हमने पढ़ ली थी, कवर कर चुके थे। हमने बहिर्वेदी स्थल आकृतियों में देखा था कि हमने शंकु का निर्माण करवाया था, गुम्बदों का निर्माण करवाया था, पठार का निर्माण करवाया था, क्रेटर का निर्माण करवाया था और काल्डेरा का निर्माण करवाया था। आपको याद होगा कि शंकु के भी हमने बहुत सारे प्रकार देखे थे। कितने प्रकार के शंकु हमने देखे थे? आपको याद होगा हमने 4 प्रकार के शंकु देखे थे, या इनको शंकु को इंग्लिश में कहा जाता है कोन। क्या कहते हैं इनको? इनको ही कहते हैं हम लोग कोन। हमने 4 प्रकार के कोन देखे थे बेसिकली। पहला हमने देखा था सिंडर कोन या सिंडर शंकु, दूसरा हमने देखा था शील्ड कोन, या जिसको हमने नाम दिया था बेसिक शंकु, तीसरा हमने देखा था मिश्रित या परतदार शंकु, और चौथा हमने देखा था परजीवी शंकु। हमने जब सिंडर शंकु की बात करी थी तो हमने एक चीज नोट करी थी यहाँ पे कि सिंडर शंकु ऐसे शंकु होते हैं जिसमें केवल कौन से पदार्थ निकलते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ कौन से पदार्थ देखने को मिलेंगे? ठोस पदार्थ देखने को मिलेंगे। और जब ठोस पदार्थ बाहर आएंगे तो वो बहुत तेजी से क्या करेंगे? ठोस पदार्थ जब बाहर आएंगे तो क्या करेंगे? वो काफी ज्यादा विस्फोटक होंगे। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी अगर ठोस पदार्थ बाहर आने की कोशिश करेगा और वो धरातल को तोड़ के जब बाहर आएगा तो बहुत विस्फोट के साथ वो बाहर आएगा। आपको ये भी याद होगा कि हमने इसके कुछ उदाहरण देखे थे। इसके कौन कौन से उदाहरण है? हमने देखा था माउंट जोरोलू और पैराकुटीन, इसके 2 उदाहरण हमने देखे थे। किसके उदाहरण थे? ये सिंडर शंकु के उदाहरण थे। इसके बाद हमने देखा था शील्ड शंकु, या इसी को हमने नाम दिया था बेसिक। बेसिक मतलब आपको याद होगा, बेसिक मतलब क्या था यहाँ पे? क्षारीय। आपको याद होगा क्षारीय है तो ये कैसा लावा होगा? यहाँ पे पतला लावा होगा। और अगर पतला लावा है
तो इसका जो प्रवाह है वो आप पाएंगे कि बहुत दूर तक इसका प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। क्यों बहुत दूर तक देखने को मिलेगा? क्योंकि ये पतला है। हमने बात करी थी दो चीजों के, पतला और गाढ़ा की। पतला पानी जैसा और गाढ़ा शहद जैसा। तो यहाँ पे जो शील्ड शंकु है या जो बेसिक कोन है, इसका प्रवाह दूर तक होता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि यहाँ पे आपको जो लावा देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिलेगा? पतला आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है मोना लोआ। मोना लोआ इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेसिक शंकु का या शील्ड कोन का। इसके बाद हमने बात करी थी मिश्रित परतदार, या इसी को हमने नाम दिया था कंपोजिट कोन की। मिश्रित परतदार या कंपोजिट कोन क्या होता है? हमने देखा था कि मान लीजिए यहां से इस प्रकार क्या हो रहा है, संवहन धाराओं के कारण बाहर आने की कोशिश कर रहा है मैग्मा, लावा बन के बाहर आ रहा है, और बार बार इसी जगह से, इसी पाइप से अगर लावा बाहर आएगा तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। आप देख पा रहे हैं परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, तो परतदार शंकु आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के शंकु को आप क्या कहते हो? इसी को कहा जाता है परतदार शंकु। अंग्रेजी में इसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट कोन। क्या कहा जाता है इसको? कंपोजिट कोन कहा जाता है। जितने भी हम लोग नॉर्मली जितने ज्वालामुखियों के नाम लेते हैं वो सब आपको कौन से देखने को मिलेंगे? मिश्रित या परतदार शंकु। जैसे बहुत फेमस आपको पता है माउंट फ्यूजियामा, माउंट कोटोपैक्सी, ये किस प्रकार के शंकु हैं? ये परतदार शंकु हैं, ये मिश्रित शंकु हैं, कंपोजिट शंकु हैं। इसके बाद हमने बात करी थी परजीवी शंकुओं के बारे में। हमने परजीवी शंकु जब देखा था तो हमने पाया था कि ये वो पाइप है, ये वो वेंट है जहां से क्या बाहर आना चाहिए? बाहर आ रहा था मैग्मा, लावा बन के बाहर आ रहा था। इस प्रकार से एक शंकु का निर्माण यहाँ पे हुआ। लेकिन ये जो शंकु का निर्माण हुआ, ये जो ज्वालामुखी है प्रसुप्त अवस्था में हो चला गया, डॉर्मेंट स्टेज में अगर चला गया है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारी आग्नेय चट्टानें बन के फंस चुकी हैं। जब ये आग्नेय चट्टानें बन गई और अब फिर से यहाँ पे संवहन धाराएं अगर एक्टिवेट हो जाती हैं तो क्या होगा? ये संवहन धाराओं को एकदम से बाहर आने नहीं देगा। लेकिन ये संवहन धाराएं, ये जो मैग्मा है, ये अपना रास्ता किसी दूसरी जो कमजोर इनको जगह देखने को मिलेगी वहां से करके और यहाँ पे एक दूसरे शंकु का निर्माण कर लेंगे। तो अगर शंकु के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे शंकु का निर्माण हो गया, तो इसी को हमने कौन सा शंकु को बोला था? इसी को हमने परजीवी शंकु बोला था। क्या इसका कोई उदाहरण मौजूद है हमारे पास? तो हमें पता है इसका एक उदाहरण है जिसको किस नाम से जाना जाता है? जिसको शास्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने कुछ शंकु पढ़े थे, ये कुछ हमने कोन पढ़े थे। आशा करता हूँ ये चीजें आपको याद होंगी। लावा हमने देखा था जिस प्रकार जो मैग्मा है वो दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? वो अम्लीय हो सकता है और वो क्षारीय हो सकता है। इसी प्रकार जो हमारा लावा है ये भी दो प्रकार का हो सकता है, अम्लीय हो सकता है और क्षारीय हो सकता है। अगर अगर लावा अम्लीय है, अगर लावा अम्लीय है तो किसका निर्माण करेगा? ये गुंबद का निर्माण करेगा। क्यों ये गुंबद का निर्माण करेगा? क्यों ये पठार का निर्माण नहीं कर पा रहा है? क्यों ये मैदान का निर्माण नहीं कर पा रहा है? तो हमें पता है चूंकि ये लावा अम्लीय है, ये कैसा होगा? ये गाढ़ा होगा। गाढ़ा होने के साथ साथ इसका जो प्रवाह होगा वो बहुत दूर तक नहीं हो पाएगा। जब ये गाढ़ा है और इसका प्रवाह दूर तक नहीं हो पा रहा है तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और एक जगह जब इकट्ठा हो गया तो किसका निर्माण करेगा? ये गुंबद का निर्माण करेगा। साथ ही साथ मैं बात करूं अगर जो लावा है वो क्षारीय है, क्षारीय होने के साथ साथ ये क्या होगा? हमें पता है क्षारीय होने के साथ ये कैसा होगा? ये होगा पतला। और दूसरी चीज हमें पता है इसकी प्रवाह जो होगा वो कैसा होगा? वो दूर तक इसका प्रवाह होगा। पतला है, प्रवाह दूर तक है, तो किसका निर्माण करेगा? ये पठार का निर्माण करेगा और मैदान का निर्माण करेगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट होना चाहिए कि सर ये पठार क्या होता है और ये मैदान क्या होता है? हालांकि जो हमारा अगला जो चैप्टर है, अगली जो यूनिट है, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक आपको बताऊं बहुत ही साधारण तौर पे। तो ये तीन प्रकार की स्थल आकृतियां आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, और इन तीन प्रकार के स्थल आकृतियों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे पर्वत। ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये आपको देखने को मिल रहा है पर्वत, माउंटेन। ये है आपका पठार,
और ये है आपका मैदान। अब पर्वत समझ में आता है। पर्वत आपको शंकु जैसे आकार का है, इसका जो आधार है ये काफी बड़ा है, इसका जो आपको जो टॉप पॉइंट देखने को मिल रहा है वो काफी नुकीला देखने को मिल रहा है। लेकिन आप अगर पठार को और मैदान को देखेंगे तो दोनों कैसे देखने को मिल रहे हैं, दोनों समतल हैं। लेकिन आप एक अंतर आप देख पा रहे हैं, जो पठार है ये समतल भूमि तो है लेकिन ये ऊंचाई पे स्थित है। वहीं पे जो मैदान है आपको देखने को मिलेंगे, मैदान जो आपको देखने को मिलेंगे ये जो आपका समुद्र है इसके नजदीक आपको देखने को मिलेंगे हमेशा, और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, जबकि पठार की जो ऊंचाई है ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो बेसिक डिफरेंस इतना सा ही होता है पठार में और मैदान में। चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो लावा है वो कैसा है, क्षारीय है, ये पतला होगा, इसका प्रवाह दूर तक होगा। प्रवाह दूर तक होगा तो किसका निर्माण कर सकते हैं, पठार का निर्माण कर सकते हैं। और ज्यादा दूर तक अगर प्रवाह हो गया तो किसका निर्माण कर देंगे, मैदान का निर्माण कर देंगे। तो क्या ऐसा कोई पठार हमारे पास है जो लावा से बना हो? हमारे भारत में जो सबसे पुरानी स्थलाकृति आपको देखने को मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। वो किसका उदाहरण है, वो दक्कन का जो पठार है वो किसका उदाहरण है, वो इसी प्रकार जो क्षारीय लावा से बना हुआ एक पठार है वो दक्कन का पठार है, और वो इसी प्रकार के पठार का उदाहरण है। वहीं पे अगर मैं मैदान की बात करूं तो इदाहो का मैदान आपको पता होना चाहिए। आपसे यूपीएससी पूछ सकते हैं कि इदाहो का मैदान कहाँ पे स्थित है। साथ ही साथ वो आपसे ये भी पूछ सकती है कि इदाहो के मैदान से कौन सी नदी गुजरती है। हालांकि जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इदाहो के मैदान से कौन सी नदी गुजरती है। अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब बताएं। आगे की ओर चलते हैं। आज हमको जो इस पर बात करनी है वो है अंतर्वेदी, जो स्थल आकृतियां जो पृथ्वी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, उस प्रकार के स्थल आकृति को आप क्या कहते हो, अंतर्वेदी, या उन्हीं को कहा जाता है इंट्रूसिव। अब सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि बहिर्वेदी वो तो बाहर निर्माण हुआ। अगर ये आपका स्थल मंडल है और इसके ऊपर अगर कुछ भी निर्माण हो रहा है, मान लीजिए इसके ऊपर कुछ भी निर्माण हो रहा है, किसी पठार का निर्माण हो रहा है, किसी मैदान का निर्माण हो रहा है, तो ये तो हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि ये पठार है, ये मैदान है, ये गुंबद है, ये किस प्रकार की स्थलाकृति बन रही है। तो बहिर्वेदी आकृति को, स्थलाकृति को पहचानना बहुत आसान हमको नजर आ रहा है। वहीं पे आप सोचिए कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की आकृति आपको बन रही है, यह आप कैसे पता लगा पाएंगे। पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की स्थल आकृति बनेगी, ये हमको कैसे पता लगे। हमने कैसे पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर, जिनको हम आगे नाम भी देंगे, हमने नाम दिया लेपोलेथ, बैकोलेथ, फोकोलेथ, बहुत सारे नाम दिए। ये हमको पता कैसे चला कि कौन सी आकृति कैसी बनी है, कहाँ पे बनी है। तो क्या होता है, हमें पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की भूपर्पटी पे लगातार क्या होता रहता है, उसका अपर्दन होता रहता है। और अपर्दन के बाद ये चीजें, मान लीजिए यहाँ पे इस पूरी जो परत है इसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया। अपर्दन होने के बाद अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा। तो ये जो स्थल आकृति जिसका निर्माण हुआ था आज से बहुत हजारों साल पहले, हो सकता है लाखों साल पहले इसका निर्माण हुआ था, वो आपको क्या होगा, वो आपको दिखने लग जाएगा। तो इस प्रकार हमें पता लगता है कि अंतर्वेदी या इंट्रूसिव जो लैंड फॉर्म्स हैं, अंतर्वेदी जो स्थल आकृतियां हैं, वो किस प्रकार की नजर आती हैं। अब इनके क्या क्या नाम होते हैं। पहला नाम आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा होता है, बैथुलिथ। बैथुलिथ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा लैकोलिथ आपको देखने को मिलेगा। तीसरा लेपोलिथ आपको देखने को मिलेगा। चौथा फैकोलिथ आपको देखने को मिलेगा। पांचवा सिल आपको देखने को मिलेगी, और छठा डाइक आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें से 6 में से आप 4 नाम देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, उन सब के पीछे क्या लिखा हुआ है, लिथ लिखा हुआ है। उन सब के पीछे LITH, लिथ आपको नजर आएगा। हमारी पहले भी बात हुई है कि लिथ का मतलब क्या होता है। लिथ का मतलब होता है पत्थर, लिथ का मतलब होता है पाषाण। अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी, जब प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले आप लोग टाइम स्केल जब पढ़ते हैं तो वहां पे भी लिथ का प्रयोग होता है ना। आप पाषाण युग की बात करते हैं तो पाषाण युग को बहुत भागों में विभाजित करते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारे लिथ हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको लिथ नजर आ रहे हैं। मतलब ये सब क्या है, ये सब चट्टाने हैं। इन चट्टानों को हमने अलग अलग नाम दिए हैं। तो कैसी चट्टानें होंगी, हमें पता है कि ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से बनी हुई स्थलाकृतियां, और ज्वालामुखी से जो भी स्थलाकृतियां बनेगी वो आग्नेय चट्टानों से होंगी।
तो ये जितनी भी आपको अंतर्वेदी जो स्थल आकृतियां देखने को मिल रही हैं, बहिर्वेदी की भी बात करूं, ये सब किस प्रकार की चट्टानें होंगी? ये सब होंगी आपकी आग्नेय चट्टानें। तो आपको अब याद आना चाहिए, जब हमने चट्टानें पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि आग्नेय चट्टानें या प्राथमिक चट्टानों पे अगर आपको प्रश्न आता है तो आपको वो सब चीजें तो लिखनी है जो हमने पहले पढ़ी थी, साथ ही साथ ये सारी चीजें भी आपको बतानी है कि आग्नेय चट्टानें या प्राथमिक चट्टानों को इन नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से आप क्या समझते हैं तथा इसको उदाहरण से ही समझाइए, तो अंतर्वेदी जो आग्नेय चट्टानें वो यही है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। आपसे पूछ लिया जाए बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें, तो अभी जो हमने पढ़ा कि जो पठार है, जो मैदान है, जो गुम्बद है, वो कैसी चट्टानें, वो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं। तो अब चलते हैं अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में। सबसे पहले हमको बात करनी है बैथोलिथ की। तो बैथोलिथ जो होता है ये सबसे आकार में सबसे बड़ा होता है। कैसा होता है? आकार में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी क्या है? ये पिंड है। यहाँ पे भी क्या आपको नजर आ गया होगा? आग्नेय चट्टाने नजर आ गया होगा। तो आपको याद, छोटी छोटी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि बैथोलिथ किस प्रकार की चट्टान है, एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया प्री की परीक्षा में, तो आपको पता होना चाहिए कि बैथोलिथ एक आग्नेय चट्टाने हैं। ये काफी बड़े होते हैं। जनरली किसके बने हुए होते हैं? ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं। और इसमें भी देखो वही चीज जो हम अब बात कर रहे थे, अपरदन के कारण ऊपरी चट्टानों के अनावृत होने के बाद वे पृथ्वी की सतह पर प्रकट होते हैं। अब देखिए, आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक डायग्राम आपको दिख रहा है। डायग्राम में ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाएगा बैथोलिथ। क्यों कहेंगे? पहले तो ये सबसे बड़ा है, ये पहली चीज हमको समझ में, जो सबसे बड़ा होगा उसको आप बैथोलिथ कहोगे। साथ ही साथ इसकी जो आकृति आपको जनरली देखने को मिलेगी वो हो सकता है गुंबद के आकार की आपको आकृति देखने को मिल जाए। तो सबसे बड़ी आकृति और गुंबद जैसी आकृति अगर आपको दिख रही है तो आप उसको क्या नाम दोगे? उसको नाम दोगे बैथोलिथ, उसका नाम दोगे। अब इस बैथोलिथ को अगर आप अच्छी तरीके से देखें, ध्यान से देखें, तो बैथोलिथ नीचे बना होगा, अंतर्वेदी होगा, स्थल आकृति है। अंतर्वेदी स्थल आकृति से हम समझते हैं जो स्थल के नीचे बनी है वो कैसी आकृति है? अंतर्वेदी स्थल आकृति है। अब धीमे धीमे जो ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली चट्टान, इनका क्या होने लग गया? अपरदन शुरू हो गया। अपरदन शुरू हो गया। अब ये जो बैथोलिथ है ये अब आपको क्या होगा? दिखना शुरू हो जाएगा। जब बैथोलिथ दिखना शुरू होगा और इसके बाद इसका और अपरदन शुरू होगा तो आप पाएंगे ये बहुत बड़ा पिंड है। साथ ही साथ आप और क्या पाएंगे? एक तो ये बहुत बड़ा पिंड है, दूसरी बात आप पाएंगे किससे बना हुआ है? ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। और किस प्रकार की आग्नेय चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी? यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे जनरली आपको ग्रेनाइट से निर्मित आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? ये बैथोलिथ है। देखिए इस चैप्टर में या मैं पूरी ज्योग्राफी की भी बात करूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम। तो बैथोलिथ जब आप अपनी कॉपी में बनाएं तो आपके नोट्स कैसे दिखने चाहिए? आपके पास एक डायग्राम होना चाहिए और उसके सामने कुछ 3-4 पॉइंट लिखे होने चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं वो 3-4 पॉइंट? एक लिखा होगा आपके पास सबसे बड़ा है, दूसरा लिखा होगा कि ये आग्नेय है, आग्नेय चट्टान से निर्मित है, ये प्राय गुंबद के आकार के हो सकते हैं। कैसे निर्मित है? ग्रेनाइट से बने हैं। और कब आपको देखेंगे? जब क्या हो जाएगा? ऊपरी चट्टानों का क्या हो जाएगा? अपरदन हो जाएगा। क्या इसका कोई उदाहरण हमारे पास मौजूद है पूरे विश्व में? क्या कहीं बैथोलिथ आज तक हमने देखा है या नहीं? तो हम पाएंगे कि आयरलैंड का विकालो पर्वत, आयरलैंड का विकलो पर्वत जो है वो किसका उदाहरण है? बैथोलिथ का उदाहरण है। अब आपको एक चीज और समझ में आ गई। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि ये कैसा है? सबसे बड़ा है। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि आयरलैंड का कौन सा पर्वत है? विकलो पर्वत। हम क्या बात कर रहे हैं? पर्वत की बात कर रहे हैं। पर्वत आकार में विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। तो यहाँ से हमारी ये बात भी प्रूव हो गई कि इस कैसा होता है? सबसे बड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पर्वत है। तो इस प्रकार आपके पास सिर्फ ये 4 या 5 अक्षर लिखे होने चाहिए। सबसे बड़ा है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, अपरदन के बाद आपको दिखेगा, गुंबद के आकार का होता है, ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं, और उदाहरण क्या है? आयरलैंड का विकलो पर्वत इसका उदाहरण है। एक इसकी हम बात कर रहे थे, बैथोलिथ की हम लोग बात कर रहे थे। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम बात कर रहे हैं लैकोलिथ की। किसकी बात कर रहे हैं? लैकोलिथ। आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं मशरूम। मशरूम दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में काफी खाया जाता है, हालांकि पूरे भारत में या पूरे विश्व में खाते हैं।
लेकिन आप देखेंगे कि सर्दी जब जैसे जैसे आएंगी तो दिल्ली के आसपास मशरूम की जो होती है खपत बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके पीछे कारण ये कि मशरूम में विटामिन डी ज़्यादा होता है, और हमें पता है कि पॉल्यूशन प्रदूषण के कारण जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनको डायरेक्टली जो सूर्य से आने वाली रोशनी उनको मिल नहीं पाती, और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूरज से आने वाली रोशनी। जब सूरज से आने वाली रोशनी नहीं मिल पाती, उनमें विटामिन डी की कमी होने लगती है, तो डॉक्टर्स उनको क्या सलाह देते हैं? मशरूम खाया करिए। मशरूम की आकृति कैसी होती है? मशरूम की आकृति अगर आप देखेंगे तो मशरूम की आकृति कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। ये क्या एक प्रकार की मशरूम की आकृति है। अगर मैं बहुत अच्छे से, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, फिर भी मैं आपको अगर अच्छे से अगर बना के बताऊं तो इस प्रकार की आपने टीवी में या चित्र जब भी देखे मशरूम के तो इस प्रकार की आकृति देखी होगी। हम ये यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? जब आप लैकोलिथ को देखोगे, ये भी कैसा, ये आग्नेय चट्टान का एक छतरी नुमा बड़ा टीला है जिसकी निचली सतह कैसी है? सपाट है, और ऊपरी सतह कैसी है? गुंबद के आकार जैसी है। तो क्या जो मशरूम होता है उसकी जो निचली सतह है वो आपको सपाट देखने को मिल रही है? हाँ, हमें ये बिल्कुल कैसे देखने को मिल रही है, हम देख पा रहे हैं कैसी है, ये सपाट है। साथ ही साथ जो ऊपर वाली इसकी सतह है वो आपको कैसे देखने को मिल रही है? वो आप देख पा रहे हो कैसी है? गुंबदनुमा है वो सतह। तो क्या हम इसी आकृति की बात कर रहे हैं? करीब हाँ पाओगे, ये जो चीजें आपको बता रही है ऐसी आग्नेय चट्टान जिसकी आकृति कैसी हो? मशरूम जैसी हो। मशरूम जैसी कैसी कि उसकी जो निचली सतह है वो कैसी देखने को मिले? आपको सपाट देखने को मिले। जो ऊपरी सतह है वो कैसी देखने को मिले? गुंबदनुमा देखने को मिले। लैकोलिथ का उदाहरण येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित माउंट होम्स है। कौन है? माउंट होम्स। मतलब लैकोलिथ भी बड़े हो सकते हैं। हमने पढ़ा कि आयरलैंड में एक पर्वत है जो किसका उदाहरण है? बेकोलिथ का उदाहरण है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं लैकोलिथ का उदाहरण आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। यूएसए में एक बहुत फेमस पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, उसमें आपको माउंट होम्स देखने को मिल रहा है। वो किसका उदाहरण है? लैकोलिथ का उदाहरण है। लैकोलिथ सर दिखता कैसे? आप इस डायग्राम को अगर अच्छे से देखोगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है बेथोलिथ, एक बहुत बड़ा पिंड आपको देखने को मिल रहा है आग्नेय चट्टान का। ये जो आपको छतरी नुमा आकृति या मशरूम नुमा आकृति आपको देखने को मिल रही है वो क्या है? वो आपको देखने को मिल रही है लैकोलिथ। इसी को कहा जाता है लैकोलिथ। आप एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप इंग्लिश में उसको लिख रहे हो तो इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है LACCOLITH, डबल सी आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लैकोलिथ का उदाहरण क्या है? लैकोलिथ का उदाहरण है माउंट होम्स, जो कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। यूएसए के कौन से नेशनल पार्क में? येलोस्टोन नेशनल पार्क में। इसकी आकृति कैसे देखने को मिलेगी? आपको आकृति देखने को मिल रही है कि मशरूम की जैसी आकृति, जिसकी निचली सतह आपको सपाट देखने को मिल रही है, जबकि ऊपर की सतह आपको कैसे देखने को मिलेगी? गुंबदनुमा देखने को मिलेगी। ये क्या था? हमारा लैकोलिथ था, जिसमें डबल सी आएगा। लैकोलिथ। और अब हम पढ़ रहे हैं लैपोलिथ। तो नाम बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन आकृति बहुत अलग है ना। तो अच्छे तरीके से देखना कि लैकोलिथ क्या होता है और लैपोलिथ क्या होता है। लैपोलिथ, यहाँ पे भी आप देख रहे हो फिर से क्या बात आ रही है? आग्नेय चट्टान का एक बड़ा तश्तरी के आकार का द्रव्यमान होता है। तश्तरी आपने देखी है, जो प्लेट हम जनरली यूज करते हैं तश्तरी, वो इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की अगर आकृति आपको बनती हुई दिख रही है तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे लैपोलिथ। क्या कहोगे? इसी को आप लैपोलिथ आप इसको कहोगे। इसको हम लोग कहते हैं लैपोलिथ। और वहीं अगर इस प्रकार की आकृति बन जाए तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे लैकोलिथ। इसका मतलब ये जो तश्तरी जैसी आकृति है, इस तश्तरी को मैं उल्टा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लैकोलिथ। और तश्तरी को अगर मैं सीधा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? लैपोलिथ। दोनों ही कौन सी चट्टानों से निर्मित होते हैं? ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित होते हैं। या मैं कहूं जितनी भी अंतर्वेदी हम जो स्थल आकृतियों की बात कर रहे हैं वो सभी किससे निर्मित होती है? आग्नेय चट्टानों से निर्मित होती हैं। इसका निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहां पे ऊपर उड़ते समय मैग्मा द्वारा किया जाता है, जहां शैल संस्तर ढह जाता है। वहां की जो शैल है वो क्या हो गए? ढह गए, परतदार परत वो ढह गए हैं। इसका क्या उदाहरण हमको देखने को मिलता है? तो हाँ, इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका के एक आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा, बुशवेल्ड क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। उस बुशवेल्ड क्षेत्र में क्या मिलती है? आपको बहुत सारी आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। उस परिसर में, क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेंगे? बहुत सारे
लेपोलिथ आपको देखने को मिलेंगे। अब एक बार लेपोलिथ भी देख लेते हैं। ये तो हमने देखा था, ये लेकोलिथ है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो आकृति है तश्तरी नुमा आकृति आपको देखने को मिल रही है, इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे लेपोलिथ। और वहीं पे इस तश्तरी को मैं उल्टा कर दूं तो आप इसको क्या कहोगे, लेकोलिथ कहोगे। और एक बहुत बड़ा पिंड जो गुंबद के आकार, गुंबद जैसे आकृति का, उसको आप क्या कहोगे, बैथोलिथ कहोगे। तो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बैथोलिथ क्या होता है। बैथोलिथ एक बड़ी आग्नेय चट्टान है। किससे बनी है, ये लावा से बनी है, ज्वालामुखी द्वारा बनी हुई स्थल आकृति है, अंतर्वेदी स्थल आकृति है। कैसी होगी, आकार में बहुत बड़ी होती है और गुंबद के आकार की होती है। उसके बाद हमने बात करी लेकोलिथ की। लेकोलिथ क्या होगा, लेकोलिथ एकदम मशरूम की जैसी आकृति आपको देखने को मिलेगी लेकोलिथ में, जिसकी निचली सतह सपाट, ऊपरी सतह आपको गुंबद नुमा देखने को मिलेगी। वहीं पे मैं बात करूं लेपोलिथ की, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, लेकोलिथ है और लेपोलिथ है। जहाँ लेको 2 सी की हमने बात करी थी, वहां पे मशरूम की आकृति आएगी। जहाँ पे लेपोलिथ की बात कर रहे हैं वहां पे तश्तरी जैसी आकृति आएगी। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट जो लिथ है जिसको हम कहते हैं फैकोलिथ जैसी आकृति होती है। फैकोलिथ की आकृति में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, कैसे मिलेंगे आपको, लहरदार समूह होते हैं। लहरदार कैसे हो सकते हैं, हमने बहुत बार बात करी है तरंगों की। तो तरंगे क्या होती हैं, इस प्रकार लहर, इस प्रकार की अगर आकृति आपको देखने को मिल जाए, कहां पे, अंतर्वेदी स्थल आकृति आपको देखने को मिल जाए, ऐसी स्थल आकृति, ऐसी लहर जैसी स्थल आकृति अगर कौन निर्माण कर दे, इसका निर्माण मैग्मा करेगा या लावा, तो इसका निर्माण करेगा हमेशा मैग्मा। मैग्मा अगर ऐसी स्थल आकृति का निर्माण कर दे तो इसको आप क्या कहोगे, इसी को आप फैकोलिथ कहोगे। फैकोलिथ आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, हिमालय के क्षेत्र में मिल जाएंगे, आल्प्स जो पर्वत है इसके क्षेत्र में मिल सकते हैं। फैकोलिथ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, फैकोलिथ, ये है फैकोलिथ। आशा कर रहा हूं आप देख पा रहे होंगे, और बहुत इजी चीज है फैकोलिथ। ये लहरदार जैसी आकृति आपको देखने को मिल रही है, इसी को आप क्या कहोगे, यही है आपके फैकोलिथ। बहुत बड़ा पिंड आपको देखने को मिल गया, ये क्या है, बैथोलिथ आपको देखने को मिल गया है। ये जो मशरूम नुमा आकृति है लेकोलिथ है, और यहीं पे अगर तश्तरी नुमा आकृति आपको, इस प्रकार कोई आकृति आपको देखने को मिल जाती तो वो क्या हो जाती, वो हो जाती लेपोलिथ हो जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल की। देखो सिल कैसी आकृति है, जो सोई हुई आकृति है उसको आप सिल कहोगे। हम लोग खड़े होके नहीं सोते, हम लोग लेटते हैं और उसके बाद सोते हैं। तो ऐसी लेटी हुई, सीधी लेटी हुई अगर आपको आग्नेय चट्टान देखने को मिल जाए तो इसको आप कैसे कहोगे, इसको सिल कहोगे। ये कैसी है, क्षैतिज रूप से निर्मित चट्टाने हैं। कैसी है, क्षैतिज रूप से निर्मित चट्टाने हैं। और आपने एक और आप यहाँ पे चीज याद करो कि एक होती है शीट। क्या होती है, शीट इसको कहते हैं। जो सिल, छोटी सिल है उनको आप क्या कहोगे, शीट कहोगे। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को क्या कहा जाता है, शीट कहा जाता है। तो सिल एक बड़ी स्थल आकृति है। इसकी जो मोटाई है आपको देखने को मिल रही है सिल की, वो कैसे देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी 1 मीटर से ज्यादा। वहीं पे अगर मैं कहूं 1 मीटर से छोटी आपको स्थल आकृति देखने को मिल रही है तो इसको आप क्या कहोगे, इसको तो आप कहोगे शीट और इसको आप कहोगे सिल। और आप देख पा रहे हो कैसी है, क्षैतिज रूप से निर्मित है। ये क्या लिखा हुआ, 1 मीटर से ज्यादा, प्लस का साइन बना हुआ है। तो क्या ये दिखती कैसी है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो आपको लेटी हुई आकृति, लेटी हुई आग्नेय चट्टानें देख रही है, इन्हीं लेटी हुई आग्नेय चट्टानों को आप क्या कहोगे, सिल कहोगे। ये सारी क्या है, आपको सिल देखने को मिल रही हैं। वहीं पे एक और लास्ट वाली जो चीज हमारी बची स्थल आकृति, वो क्या है, वो होगी डाइक। क्या है वो, डाइक। ये भी क्या है, ये भी आग्नेय चट्टानें हैं। हमने बात कर ली लेटी हुई आग्नेय चट्टानों के बारे में। लेटी हुई आग्नेय चट्टानों को हमने क्या कह दिया, सिल कह दिया। लेकिन अगर यही आग्नेय चट्टानें एकदम खड़ी हो जाएं तो इन जो खड़ी आग्नेय चट्टानें, इनको आप क्या कहोगे, इनको आप कहोगे डाइक कहोगे। डाइक कैसे दिखते हैं, ये लेटी हुई चीजें आपको क्या है, ये है सिल, और इस प्रकार अगर ये खड़ी हो गई तो इसको आप क्या कहोगे, डाइक कहोगे। अगर इस प्रकार आपको ये डाइक दिखती हैं, ये डाइक हो गया। और यहाँ पे आपको जो लेटी हुई जो चट्टानें दिख रही हैं, ये सारी क्या है, ये सिल है और ये डाइक है। अगर सिल की जो मोटाई है 1 मीटर से कम हो गई तो इसको आप शीट कहोगे, और ये क्या है, आपका डाइक हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा
मेनली जो स्थल आकृति है, या मैं कहूँ जो ज्वालामुखी वाला जो चैप्टर है, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस प्रकार का आपको अपना डायग्राम आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में। और स्टडी IQ IAS की अगर आप किताब लोगे हिंदी वाली, तो उसमें भी इस प्रकार का डायग्राम मिलेगा। आपको क्या करना है, घर पे आपका होमवर्क ये है कि आपको एक तो अपने सारे डायग्राम बनाने हैं। ज्वालामुखी में हमने बहुत सारे डायग्राम पढ़े, वो सारे डायग्राम आपको अपनी कॉपी में होने चाहिए। आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आपके डायग्राम के साथ सिर्फ 4 या 5 शब्द लिखे होने चाहिए नोट्स में। आपने से बहुत सारे लोगों ने क्या है, मुझे नोट्स भेजे। दो चीजें मैं आपको आपके नोट्स में बता देता हूं। नोट्स जब आप बनाते हो तो आपको क्या करना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। पहला होता है पैसिव लिसनर, दूसरा होता है एक्टिव लिसनर। पैसिव लिसनर और एक्टिव लिसनर क्या होता है? ये पैसिव लिसनर और एक्टिव, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आपने पढ़ा। पैसिव लिसनर क्या करते हैं, आपने यूट्यूब पे गए, स्टडी IQ IAS हिंदी खोला, उसमें मुकुल सर द्वारा ज्योग्राफी की जो क्लास दी जा रही है उनको खोल के आपने मोबाइल सामने रख दिया, और आप अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे आराम से बैठे हुए हैं और अपने ईयरफोन लगा के आप क्लास को देख रहे हैं। उस समय क्या होता है, आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि मैं बहुत तल्लीनता से क्लास ले रहा हूँ, लेकिन जो आपका दिमाग है ये उतनी तल्लीनता से काम नहीं कर रहा है। आप पाएंगे कि थोड़ी दिनों बाद थोड़ी देर बाद आप अपने नाखून खाना शुरू कर रहे हैं, फिर आप एडजस्ट हो रहे हैं, अपना पोस्चर सही करना शुरू कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपका दिमाग का जो कंसंट्रेशन का लेवल होना चाहिए, वो उस लेवल का कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इस समय आप क्या है, इस समय आप है पैसिव लिसनर। वहीं आप अपने टेबल कुर्सी पे बैठे, मेज और कुर्सी लगा के आप बैठे, आपने फोन या लैपटॉप या टैबलेट जिसमें भी आप क्लास ले रहे हैं उसमें क्लास ले रहे हैं, साथ ही साथ अपने हाथ में आपने पेन भी ले रखा है और उस कॉपी भी आपने साथ में ले रखी है। और उस पेन पेपर के साथ साथ आप अपने क्या कर रहे हैं, क्लास के साथ ही आप अपने नोट्स बना रहे हैं। कैसे? और वो नोट्स मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स नहीं होंगे, वो कुछ रफ नोट्स होंगे। ये जो रफ नोट्स होंगे, इनको जब आप स्टडी IQ वाली जो बुक है, इसके साथ जब आप रिवाइज करेंगे, ये होगी आपकी पूरी पढ़ाई। आप जनरली, हम लोग क्या करते हैं कि पैसिव लिसनर बन के हमने क्लास ले ली और किताब से हमने नोट्स बना लिए, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे चीज़ों को, तो रिवाइज करते टाइम ये जो आपके रफ नोट्स हैं ना, जो आपने खुद ने बनाए क्लास के समय, ये सबसे ज़्यादा काम में आएंगे। क्यों सबसे ज़्यादा काम में आएंगे? क्योंकि ये वो नोट्स हैं जो आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ बनाए थे। तो आप जब रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी से ये क्लिक करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप सब क्या बने, एक्टिव लिसनर बने। अपने साथ आप अपना पेन और पेपर लेके साथ में बैठा करें और फिर क्लास लिया करें। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट नंबर 2 है, जिसमें हमको भूकंप ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना था, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद नया जो चैप्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिर से, वो क्या है? वो है भू आकृति विज्ञान की प्रक्रियाएं। क्या मैं इसको अंग्रेजी में कहूं तो इसको कहा जाता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। क्या होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, है ना? पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस पे आएंगे वापस हम लोग। तो वापस से अभी जो हमने आज की क्लास में डायग्राम देखा था, हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में अंदर क्या क्या हो रहा है, ये अब हम अच्छे तरीके से जान चुके हैं। कैसे संबंध धाराएं चलती हैं, कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काम करती है, कैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत काम करता है, कैसे अंतर्वेदी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। ये सब चीजें हम करीब करीब पढ़ चुके हैं, जितना हमारी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जरूरी है। पृथ्वी के अंदर की चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं पृथ्वी पे या स्थल मंडल के ऊपर कौन कौन से स्थल आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो पृथ्वी पे आप पाएंगे कि बहुत सारी क्या देखने को मिलेंगी, स्थल आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे कि पृथ्वी बिल्कुल इस प्रकार प्लेन या समतल नहीं है। तो फिर कैसी है पृथ्वी? पृथ्वी पे कहीं पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं के बाद आपको कुछ मैदान देखने को मिले। मैदान के बाद आप पाएंगे कि आपको पठार देखने को मिला।
क्या देखने को मिला? पठार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको मैदान देखने को मिला। पठार के बाद फिर कुछ मैदान आपको देखने को मिले और फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है? तट स्थल आपको देखने को मिल रहे हैं। ये मैंने करीब करीब, जैसे हमारा जो भारत है वो इस प्रकार ही आपको देखने को मिलेगा। आपको हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी, आपको विशाल मैदान देखने को मिलेंगे, आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा, फिर तटीय मैदान देखने को मिलेंगे और फिर समुद्र आपको देखने को मिलेगा। तो हम पा रहे हैं कि पृथ्वी कैसी नहीं है, पृथ्वी एकदम समतल। पृथ्वी कैसी नहीं है? पृथ्वी एकदम समतल तो नजर हमको नहीं आ रही है। कहीं कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे हमने देखा था कि बहुत गहरी गहरी आपको भ्रंश देखने को मिलेंगी, ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी। इसका मतलब पृथ्वी एकदम समतल नहीं है। तो पृथ्वी पे इन सब चीजों का निर्माण कैसे हुआ? हम कुछ जानकारी इसके बारे में रखते हैं कि पर्वतों का निर्माण, प्लेट टेक्टोनिक ने हमको कुछ बता दिया कि वलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन मैदान कैसे बने? मैदान बनने के बाद पठार कैसे बने? आपने अरावली पर्वतमाला का नाम सुना होगा। अरावली पर्वतमाला आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितना ऊंचा आज आपको हिमालय देखने को मिलता है, ये भी इतनी ही ऊंची एक पर्वतमाला थी। लेकिन आज आप देखते हो कि इसकी ऊंचाई घट के बहुत कम हो चुकी है। आप पाओगे कि जो अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर है, गुरु शिखर जिसको कहते हैं, उसकी ऊंचाई 2000 मीटर से भी कम आपको देखने को मिलेगी। ऊंचाई क्यों कम हो गई? क्यों इनका अपर्दन होता रहता है लगातार? हम पाएंगे कि ऊंचाई कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि उसका अपर्दन हो रहा है। अपर्दन क्यों होता है? अपर्दन कौन करता है? अपर्दन करने के बाद जो अवसाद हैं वो कहाँ ले जाए जाते हैं? उन अवसादों से, हमको पता है अवसादों से कौन सी चट्टानें बनती हैं? अवसादी चट्टानें बनती हैं। ये पूरा प्रोसेस कैसे तो होता है। साथ ही साथ आप पाओगे कि यहाँ पे पठार है, पठार का अपर्दन बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। अगर ये इन्हीं पठारों पे वही अपर्दन के कारक जो यहाँ पे थे, जैसे हम देखें कि जो ग्लेशियर है वो भी एक अपर्दन का कारक है। हम पाएंगे जो पवन है वो भी अपर्दन का एक कारक हो सकती हैं। जो नदियां हैं, बहता हुआ जल है, वो भी अपर्दन का एक कारक है। वो सब चीजें अगर यहाँ पे भी लागू हो फिर भी इसका अपर्दन कम होगा। और वही अपर्दन के कारक अगर हम मैदान में देखें, मैदान में आप पाएंगे जब धूल जो होती है, जैसे राजस्थान का जो, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में आपको एक रेगिस्तान देखने को मिलता है, थार का मरुस्थल जिसको हम कहते हैं। तो उस थार के मरुस्थल में जब आंधियां आती हैं तो धूल के कण अपने साथ लेके उड़ती हैं और उन धूल के कणों के कारण क्या होता है? अपर्दन शुरू हो जाता है। तो वहां पे अपर्दन के कुछ अलग कारक है। तो इस प्रकार हम बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ये सब क्या है? ये सब आपको देखने को मिलता है। ये है हमारी भूमि की आकृति। भूमि की आकृति में आपने देखा कि आपको पर्वत पर्वत देखने को मिलेंगे, पहाड़ देखने को मिलेंगे, पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, मैदान देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिल रहे हैं। ये सब भू आकृति हैं। अब इन भू आकृति ये ऐसी ही क्यों है, इसके पीछे क्या क्या जिम्मेदार है, ये सब चीजें हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब भू आकृति जो है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, इनको बेसिकली दो भागों में विभाजित हम लोग करते हैं। पहला इसको कहा जाता है अंतर्जात और दूसरा इसको कहा जाता है बहिर्जात। अंतर्जात, अंतर्जात के नाम से आपको बता रहा है कि ऐसे बल या ऐसे जो आपको चीज भू आकृति देखने को मिल रही है उनका निर्माण इस वजह से हुआ है कि कोई चीज अंतर्जात पृथ्वी के अंदर से काम कर रही थी। दूसरा बहिर्जात, जो पृथ्वी के ऊपर कार्य कर रहे हैं ऐसे बल, उनको आप क्या कहोगे? बहिर्जात बल कहोगे। इनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इनको अंग्रेजी में कहा जाता है एंडोजेनिक और इसको कहा जाता है एक्सोजेनिक। अंतर्जात और बहिर्जात। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि शब्दों पे आप जाओगे, एंडो, या तो इसको आप एंडोजेनिक बोल लो या इसी को कहा जा सकता है एंडोजेनेटिक। जेनिक और जेनेटिक जो शब्द है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां से उनका जन्म हो रहा है। एंडो का मतलब क्या है? एंडो का मतलब है अंदर। यहां पे भी हमको पढ़ना है उनका निर्माण कहां पे हो रहा है? अंदर हो रहा है, पृथ्वी के अंदर हो रहा है। तो पृथ्वी के अंदर अगर कोई बल जिसके कारण बाहर कोई स्थल आकृति आपको देखने को मिल रही है तो इस प्रकार के बलों को आप कौन से बल कहोगे? अंतर्जातीय बल
कहोगे। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें में हम पढ़ेंगे कि जैसे महाद्वीप का निर्माण कैसे होता है, पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है, पहाड़ों में फिर हम और भी आगे चलेंगे कि वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, या मैं कहूँ ब्लॉक माउंटेन का निर्माण कैसे होता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये सारे बल आप देख रहे हैं कहाँ से शुरू हो रहे हैं, पृथ्वी के अंदर से शुरू हो रहे हैं। तो इन बलों को क्या कहा जाएगा, अंतर्जात कहा जाएगा या एंडोजेनिक कहा जाएगा। दूसरे प्रकार के क्या हो सकते हैं, दूसरे प्रकार के हो सकते हैं बहिर्जात। बहिर्जात को और क्या कहा जाता है, बहिर्जात को कहा जाता है एक्सोजेनिक, इनको कहा जाता है एक्सोजेनेटिक। वही फिर से जेनेटिक का मतलब क्या होता है कि इनका निर्माण कहां से हो रहा है, ये शुरू कहां से हो रहे हैं। एक्सो मतलब बाहर, किसके बाहर, पृथ्वी के बाहर। तो ये पृथ्वी के अंदर होते तो अंतर्जात, लेकिन ये पृथ्वी के बाहर हैं, बाहर से कार्य कर रहे हैं, तो इनको किस प्रकार के बल कहोगे, बहिर्जातीय बल कहोगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, ये आपकी पृथ्वी, ये है आपका एंडो अंतर्जात जो अंदर से है, बाहर से एक्सो जिसको मैं कहूं बहिर्जात। बाहर से किस प्रकार बल लगना शुरू होंगे। अब भाई आप ये पूछ सकते हो सर अंदर से तो जैसे संवहन धाराएं वो निर्माण कर सकती हैं, प्लेटों की जो गति है उससे कुछ निर्माण हो सकता है, लेकिन बाहर से कार्य कैसे होगा। तो हमें पता है कि पृथ्वी के चारों ओर आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी गैसें हैं इसमें, क्या कहेंगे इसको, वायुमंडल कहेंगे। इस वायुमंडल से जो बल पैदा होंगे वो बल कैसे होंगे, बहिर्जातीय बल होंगे। इस वायुमंडल से बहुत सारे बल पैदा हो सकते हैं। हम कहीं देखेंगे कि हवाओं का चलना या पानी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसके पीछे भी ये वायुमंडल बहुत अच्छे से जिम्मेदार होता है। ये सब चीजें कौन से बल होंगे, बहिर्जातीय बल होंगे, इनको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हम कहेंगे। अंतरजातीय बल में इनको फिर से हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से होते हैं, धीमी चाल और अचानक गति। इसके लिए अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है, अंग्रेजी में इनको कहा जाता है, एक को कहा जाएगा स्लो मूवमेंट और दूसरे को कहा जाएगा सडन मूवमेंट। स्लो और सडन, इनमें क्या डिफरेंस है या मैं आपको बताऊं। जो स्लो मूवमेंट है उनको कहा जाता है डायस्ट्रॉफिक, और जो सडन मूवमेंट होता है उसको कहा जाता है कैटास्ट्रॉफिक। अंग्रेजी अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो उसमें कैटास्ट्रॉफिक कोई इवेंट होता है जो बहुत अचानक से हो गया, उसको एक्सक्लेमेटरी जो इवेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। डायस्ट्रॉफिक इवेंट्स ये कैसे होंगे, हमेशा ये होंगे बहुत धीमे, और जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होंगे वो कैसे होंगे, बहुत अचानक से होने वाले। ये कैसे होंगे, अचानक से होने वाले। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं अंतर्जात, या मैं कहूं एंडोजेनिक। इसको हमने दो भागों में विभाजित किया। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत धीमे धीमे हो रही हैं और कुछ ऐसी चीजें बहुत तेजी से अचानक से हो गई। अब बहुत धीमे धीमे क्या हो रहा है, बहुत धीमे धीमे महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है। आपने कभी भी ऐसे नहीं सुना होगा कि आज आप सोए और सुबह उठ के आपने अखबार में पढ़ा कि भारत के बिल्कुल ही नजदीक जो हिंद महासागर है वहां पे एक नए महाद्वीप का खोज कर ली गई है, या वहां पे हमको एक नया महाद्वीप मिल गया है, ऐसे नहीं होता। तो वो कैसा प्रोसेस है, वो बहुत धीमे धीमे होने वाला प्रोसेस है। आप ऐसा भी नहीं होगा कि आप सोए, आप मान लीजिए हिमालय के किसी क्षेत्र में सो रहे थे आज से कुछ लाखों साल पहले, और सुबह उठे तो आप अपने आप को देखते हैं कि आप माउंट एवरेस्ट पे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में माउंट एवरेस्ट बन गया। आपने देखा कि धीमे धीमे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे गई और उस फोल्ड बनना शुरू हुआ, उस फोल्ड के कारण क्या बना, माउंट एवरेस्ट बनना शुरू हुआ। तो कैसा प्रोसेस है आपको देखने को मिल रहा है, बहुत धीमे धीमे प्रोसेस है। तो इतने धीमे कि हमारे पूरे जीवन काल में हो सकता है हम इनको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए, हम इनको देख भी ना पाए। तो ऐसे प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है, डायस्ट्रॉफिक कहा जाता है। ये बहुत धीमे होते हैं अपनी गति में। दूसरे क्या होते हैं, सडन जो होते हैं या जो अचानक से होते हैं, इनको कहा जाता है कैटास्ट्रॉफिक। ये हम हमारे जीवन काल में बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, भूकंप या ज्वालामुखी।
भूकंप और ज्वालामुखी कैसे हुए? अचानक ऐसा होता है। बहुत बार आप सोए और सुबह आपने देखा अखबार में, आपको पता लगा कि रात में तो भूकंप आ गया। अगर बहुत तेजी से भूकंप नहीं आया तो आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन वो कैसा है, बहुत अचानक से आया, मतलब कुछ सेकंडों के लिए आया और खत्म हो गया। इसी प्रकार आप देखोगे ज्वालामुखी, कोई एक्टिव वॉल्केनो है, कोई सक्रिय ज्वालामुखी, वो अचानक से फट जाएगा। कैसे हो रहा है सब काम? अचानक से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। तो अंतरजातीय बल के दो भागों में हम उनको विभाजित करते हैं। पहला जो बहुत धीमे धीमे हो रहा है, दूसरा बहुत तेजी से जो हुआ, अचानक रूप में जो हुआ। इनको क्या कहा जाता है? इनको एक को कहा जाता है डायस्ट्रॉफिक, एक को कहा जाता है कैटास्ट्रॉफिक। धीमी चाल वाले, इनको हमने क्या नाम दिया था? डायस्ट्रॉफिक। और अचानक गति से होने वाले, इनको क्या नाम दिया था हमने? कैटास्ट्रॉफिक। अचानक गति से होने वाले कितने आपको देखने को मिले? हमने देखा अचानक गति होने वाले दो हैं। कौन कौन से हैं हमें पता है? एक तो भूकंप, दूसरा क्या होगा? ज्वालामुखी। ये कैसे होंगे? बहुत अचानक से होंगे। वहीं पे आप देखोगे जो धीमी चाल वाले हैं, जिनको डायस्ट्रॉफिक कहा जाता है, ये दो भागों में इनको और हमने बांटा है। जो हम बात कर रहे थे डायस्ट्रॉफिक को, एक को कहा जाता है महाद्वीपीय निर्माण, दूसरे को कहा जाता है ऑरोजेनिक या पर्वतीय निर्माण। हम बात कर लेते हैं किसके? डायस्ट्रॉफिक की। डायस्ट्रॉफिक या धीमी चाल वाले। डायस्ट्रॉफिक धीमी चाल वाले कितने होंगे? दो भागों में हम इनको बांटेंगे। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जिसको कहा जाता है एपिरोजेनिक, और दूसरे को कहा जाता है ऑरोजेनिक। देखिए, मैं आपको हो सकता है ये लगे कि सर आप सब कुछ हिंदी में, इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, हिंदी में क्यों नहीं बता रहे? ये हिंदी में आप इसको क्या कहोगे? धीमी चाल वाले। एपिरोजेनिक को आप कहोगे महाद्वीपीय निर्माण, ऑरोजेनिक को आप क्या कहोगे? पर्वतीय निर्माण। ठीक है। एपिरोजेनिक को क्यों हमने महाद्वीपीय निर्माण का? पहले तो इसको समझा जाए। इसमें दो शब्द देखने को मिल रहा है, एपिरो और जेनिक। एपिरो का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है महाद्वीप, और जेनिक का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है निर्माण। तो ऐसे बल जो किसके लिए उत्तरदायी है? महाद्वीप के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, उनको आप क्या कहोगे? एपिरोजेनिक कहोगे। तो वही बात फिर से हम लोग कर लेते हैं कि महाद्वीप एक दिन में तो नहीं बनते, बहुत समय लगता है महाद्वीप को बनने के लिए। तो ऐसे बल जो महाद्वीप बनने के लिए उत्तरदायी हैं, जो बहुत धीमे धीमे से अपना कार्य करेंगे, उन बलों को आप क्या कहोगे? एपिरोजेनिक कहोगे या महाद्वीपीय निर्माण वाले बल कहोगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑरोजेनिक। इसमें भी दो शब्द आपको देखने को मिल रही है, ऑरो और जेनिक। ऑरो का मतलब क्या होता है? ऑरो का मतलब होता है पर्वत। ऑरोजेनिक पर्वतीय निर्माण। ऐसे बल जो बहुत धीमे धीमे कार्य कर रहे थे, और वो किसका निर्माण कर रहे हैं? पर्वतों का निर्माण कर रहे हैं, उनको आप किस प्रकार के बल कहोगे? ऑरोजेनिक कहोगे। तो यहाँ तक इस टेबल में हमको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई कि हमने जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं, या मैं कहूँ भू आकृति विज्ञान की जो प्रक्रिया है, उनको दो भागों में बांटा, अंतरजातीय बल और बहिर्जातीय बल। अंतरजातीय बलों की हम बात करें, ऐसे बल जो एक तो बहुत धीमे धीमे होंगे और एक जो अचानक से होंगे। जो धीमे धीमे होंगे उनको हमने नाम दिया डायस्ट्रॉफिक, और जो बहुत अचानक से हो जाएंगे उनको नाम दिया कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक या अचानक से होने वाले कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, कौन कौन से चीजें हमको देखने को मिलेंगी? आपको भूकंप देखने को मिल सकता है, आपको ज्वालामुखी देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें डायस्ट्रॉफिक की, तो डायस्ट्रॉफिक में हमने देखा ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है महाद्वीपीय निर्माण वाले, और दूसरे होते हैं पर्वतीय निर्माण वाले। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, देखिए, जो बहुत धीमी गति से हो रहे हैं डायस्ट्रॉफिक जो इवेंट होते हैं, एक तो होगा जो आपको क्षैतिज रूप से अपना कार्य कर रहा होगा, और दूसरा होगा जो एकदम लंबवत रूप से अपना कार्य कर रहा होगा। जो लंबवत रूप से कार्य करते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? वो करते हैं महाद्वीपों का निर्माण। उन्हीं को क्या कहा जाता है? एपिरोजेनिक कहा जाता है। और जो क्षैतिज रूप से अपना कार्य कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ऑरोजेनिक, या उन्हीं को कहा जाता है पर्वतीय निर्माण। अब ये कैसे कार्य करते हैं, कैसे क्षैतिज रूप से कार्य कर रहे हैं, कैसे लंबवत रूप से कार्य करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इसमें परेशान नहीं होना है, पहले इस चार्ट को समझना है कि चार्ट हमसे क्या कह रहा है।
लंबवत, अब लंबवत वाले जो कार्य करते हैं, लंबवत क्या कर सकता है, या तो आपको ऊपर की ओर ले जाएगा या आपको नीचे की ओर लेके जाएगा। लंबवत इसी तरीके से कार्य कर सकता है। इस पे अगर मान लीजिए ये मेरे पास पेन है, इस पे मैं लंबवत अपना बल लगाना शुरू करूं, तो या तो लंबवत मैं इसको नीचे धकेलने की कोशिश करूंगा या लंबवत इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करूंगा। तो या तो लंबवत से ऊपर की ओर कुछ चीज जाएगी या लंबवत से कुछ नीचे की ओर चीज जाएगी। वहीं पे अगर क्षैतिज रूप से मैं बात करूं, क्षैतिज रूप से क्या हो सकता है, आप देख रहे हो कि एक तो बन सकता है संपीड़न और एक हो सकता है तनाव। संपीड़न बल, मैं इन दोनों को अगर पास लेके आऊं और इसके बीच में कुछ फंस जाए, जैसे मान लीजिए इन दो प्लेटें और दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का निर्माण कर रही हैं, तो क्या होगा, बीच में जो अवसाद होंगे उन पर संपीड़ात्मक बल लगेगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये दोनों प्लेटें किस प्रकार एक दूसरे के पास आ रही है, क्षैतिज रूप से पास आ रही है, तो संपीड़ात्मक बल लगेगा। अब मान लीजिए कोई एक ही प्लेट है, इसको मैं खींच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये खींच रही है, टूटने की कोशिश कर रही है, तो किस प्रकार का बल लगेगा, यहाँ पे तनाव उत्पन्न होगा, क्या होगा, टेंशन उत्पन्न होगी। तो आप देख रहे हो क्षैतिज में दो चीजें आपको देखने को मिल रही है, एक तो संपीड़ात्मक और दूसरा तनाव का बल आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात हमको समझ में है कि भू आकृति जो प्रक्रिया है उसमें अंतरजातीय बल दो प्रकार के हो सकते हैं, धीमे और अचानक, डायस्ट्रॉफिक और कैटास्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक जो होंगे वो दो प्रकार के होते हैं, एपिरोजेनिक और ऑरोजेनिक। एपिरोजेनिक का मतलब है महाद्वीपीय निर्माण और ऑरोजेनिक का मतलब है पर्वतीय निर्माण। यहाँ पे जो पर्वतीय निर्माण है या मैं कहूँ महाद्वीपीय जो निर्माण है, पहले इसके बारे में, ये किस प्रकार कार्य करेगी, लंबवत रूप से कार्य करेगा। लंबवत या तो ऊपर इसको ला सकता है या इसको नीचे की ओर ले जा सकता है। इसको हम पढ़ेंगे कि सबमर्जेंस होता है, इमरजेंस होता है अभी, लेकिन यहाँ पे ये चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसको हम समझ रहे हैं पहले। क्षैतिज रूप से क्या होगा, या तो संपीड़ात्मक बल लगेगा या खींचेगा तो तनाव के रूप में इसमें बल लगेगा। भाई मैं बात करूं ये सब कहाँ होगा, ये बात कर रहे हैं अंतरजातीय, ये सब पृथ्वी के अंदर हो रहा होगा। वहीं आप देखोगे बहिर्जातीय बल में, बहिर्जातीय बल में या तो अपक्षय होगा, या इसका कटाव होगा, या इसका निक्षेपण होगा। अब अपक्षय किस प्रकार से हो सकता है, आप इनका भौगोलिक अपक्षय हो सकता है जिसको फिजिकल वेदरिंग आप कहोगे, इनका रासायनिक अपक्षय हो सकता है, केमिकल वेदरिंग हो सकती है, जैविक अपक्षय हो सकता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकती है। कटाव कौन कौन कर सकता है, बहता हुआ पानी कटाव कर सकता है, भूजल ग्राउंड वाटर जिसको कहते हैं वो कटाव कर सकता है, ग्लेशियर कटाव कर सकता है, लहर जो होती है वो कटाव कर सकती है, हवा, ये सब क्या कर सकते हैं, कटाव। कटाव का मतलब क्या है, मान लीजिए एक चट्टान है, चट्टान से लगातार पानी की लहरें आके टकरा रही है, तो क्या करेंगे, उसको काटना शुरू कर देंगे, तो ये सब क्या करेंगे, कटाव करेंगे। अब कटाव हो गया, अपर्दन हो गया, अब इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, निक्षेपण करना है। तो निक्षेपण कौन कौन कर सकता है, बहता हुआ पानी, नदी क्या करती है, अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, भूजल ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, ग्लेशियर जब आगे की ओर बढ़ेगा तो अपने साथ आप देखेंगे हम लोग कि बहुत सारे छोटे छोटे अवसादों को वो अपने साथ लेते हुआ जाएगा। लहरें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी तो बहुत सारे अवसादों को ले जाएंगे, और हवा, हवा भी धूल के छोटे छोटे कणों को एक जगह से दूसरी ओर ले जाती है। इसी को अगर मैं इस इंग्लिश में आपको समझाऊं तो हम बात कर रहे थे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक की। एंडोजेनिक में हमने देखा स्लो मूवमेंट, जिसको हमने बहुत धीमे से होने वाले जिनको कहा डायस्ट्रॉफिक, और जो बहुत तेजी से हो रहे हैं सडन मूवमेंट उनको क्या कहा, कैटास्ट्रॉफिक। जो स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा दो प्रकार के, दो प्रकार के कौन कौन से, एक लंबवत, लंबवत को आप कहोगे वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप से। क्षैतिज रूप से जो हो रहे हैं उन्हीं को हमने क्या नाम दिया था, ऑरिजेनिक, और जो वर्टिकल हो रहे हैं, जो लंबवत रूप से हो रहे हैं, उनको नाम दिया एपिरोजेनिक। एपिरोजेनिक कितने प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऊपर ले जाया जाए या नीचे ले जाया जाए। वहीं पे हम बात करें हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप से, या तो संपीड़ात्मक, संपीड़ात्मक को कहोगे कंप्रेशन, या मैं कहूँ फोर्स ऑफ टेंशन, या मैं कहूँ तनाव, तनाव वाले बल इसमें लग रहे होंगे। वहीं पे अगर बहिर्जात की मैं बात करूं, बहिर्जात में आप देखोगे वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। वेदरिंग कौन कौन कर सकता है, वेदरिंग मतलब अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, केमिकल वेदरिंग हो सकती है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकती है। इरोजन कटाव आप देखोगे, पानी कर सकता है, बहता हुआ जल कर सकता है, भूजल कर सकता है, ग्लेशियर कर सकते हैं, हिमानी कर सकते हैं, वेव्स कर सकती हैं, लहरें कर सकती हैं, विंड्स हवा, इनका क्या कर सकते हैं, कटाव कर सकती हैं। अब ये चार्ट हमको समझना है आने वाले क्लासेस में, कि इस चार्ट में इतनी सारी जो चीजें हैं, कैसे ये जो वर्टिकल है, या मैं बात करूं जो लंबवत,
लंबवत रूप से कैसे, तो महाद्वीप का निर्माण हो जाएगा। कैसे क्षैतिज रूप से हम पाएंगे कि पर्वतों का निर्माण हो गया। कैसे अपक्षय होगा, कैसे अपर्दन, कैसे अपक्षय होगा, कटाव होगा, इसका निक्षेपण होगा। ये सब चीजें हम लोग कब पढ़ेंगे, अपनी आने वाली क्लास में। सबसे महत्वपूर्ण है ये चार्ट, इसकी अहमियत आपको फिर वापस से मैं समझाऊंगा जब मेरी क्लास ये वाली खत्म होगी, तब मैं वापस से आपको ये चीज समझाऊंगा। लेकिन तब तक आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि किस सीक्वेंस में हमको आगे बढ़ना है, किसका पार्ट है ये। अंतरजातीय बल का हम बात कर रहे हैं, बहिर्जातीय बल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक आज की क्लास में। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब जब मेंस का मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखें तो आप अगर इस प्रकार का कोई उत्तर है यहाँ पे भू आकृति प्रक्रियाओं के बारे में या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे चार्ट आपको बनाना है। एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा और स्टडी आईक्यू की किताब में भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और फिर से मैं आपको ये बात बता दूं कि ये बिल्कुल सही समय है, बहुत सुनहरा अवसर है। आपको अगर बैच में एनरोल होना है, 22 अप्रैल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। बैच नंबर 4 है। कोड आपको लगाना है, कोड MB लाइव आपको लगाना है। जैसे कोड MB लाइव लगाओगे तो प्राइस गिर के जो 30,500 है वो कितनी हो जाएगी, 18,999 रुपये हो जाएगी। 2 साल की वैधता का कोर्स है। फैकल्टीज अब आप सबसे परिचित हो, सबका पढ़ाने के अंदाज आप समझ चुके हो। वो सारी फैकल्टीज जो अपने अपने विषय में एक्सपर्ट्स हैं वो सब आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपका उत्तर लेखन, जो उसकी जांच होगी, जो मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो इस बैच का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। तो ध्यान रहे कि 22 अप्रैल से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे और इससे पहले आपको अपना एडमिशन ले लेना है। और कौन सा कोड यूज करना है, MB लाइव यूज करना है। तो मिलते हैं कल इसी समय ज्योग्राफी के साथ। और ज्योग्राफी में हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ज्वालामुखी तक हम लोगों ने अपना खत्म कर लिया है। आपने स्टडी आईक्यू की अगर आपके पास किताब है तो आप उसमें पाएंगे कि हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो हम आगे कवर करते रहेंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के कारण मैं आपकी कक्षा नहीं ले पा रहा था, चूंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं आपकी कक्षाएं ले पा रहा हूँ और ये कक्षाएं कंटिन्यू रहेंगी। ऐसी डरने की बात नहीं है कि आपने प्रॉमिस किया था और ये तोड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई धोखा आपके साथ नहीं किया जाएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।